हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, आवृत्ति पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, आवृत्ति पर। आइए अब इसे सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवाज़ का पतला या मोटा होना इसी तारत्व पिच पर निर्भर करता है। औरतों की आवाज़ में तारत्व अधिक होता है, इसीलिए औरतों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जिसकी आवाज़ में तारत्व अधिक होगा उसकी आवाज़ पतली होगी, और जिसकी आवाज़ में तारत्व कम होगा उसकी आवाज़ मोटी होगी। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। देखिए अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको आपको एक छोटा सा वर्ड को लिंक कर लेना है कि देखिए ध्वनि में भी ध है और अनुदैर्घ्य में भी ध है। यही दोनों वर्ड को सेम मैच करा देना है और याद कर लेना है कि ध्वनि कैसी है? तो अनुदैर्घ्य है, क्योंकि दोनों में ध पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल होगी। तो इसका सही आंसर बी होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल में कोई भी प्रभाव नहीं होता है। यानी कि ध्वनि की चाल में दाब बढ़ाने से कोई भी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इसका घनत्व बढ़ाने से ध्वनि की चाल में प्रभाव देखने को मिलता है, चेंजेज देखने को मिलता है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, दाब से ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि ध्वनि की घनत्व जो बढ़ेगा ध्वनि में, तो इसकी चाल पर प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा दाब बढ़ाने से कोई भी ध्वनि की चाल में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी? तो इसका राइट आंसर ए होगा, एल्यूमिनियम में। इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम में। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम होता है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे कम होगी? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, कि ध्वनि की चाल सबसे कम होगी CO2 में। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल घटता क्रम में देखिए, तो एल्यूमिनियम की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच की होती है 5640 मीटर प्रति सेकंड होती है। लोहा की 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल का 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है। पारा का 1450 मीटर प्रति सेकंड होता है। भाप का तो 405 मीटर प्रति सेकंड होता है, 405 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल। CO2 में 260 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे कम किस में होता है? CO2 में। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो वह माध्यम जिसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक वेग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस हो जाएगा, यानी डी इसका सही आंसर होगा। ध्वनि की चाल जो होती है, वेग जो होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ठोस में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। और सबसे कम किस में होती है? निर्वात में होती है। देखिए सॉल्यूशन इसका है, तो ठोस में सर्वाधिक होती है और निर्वात में सबसे कम होती है। निर्वात यानी कि वैक्यूम, हवा में सबसे कम होती है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है?
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, है ना, मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है। इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता है। कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, अब श्रव्य तरंगे, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगे को अब श्रव्य तरंगे हम लोग कहते हैं। ठीक है, श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी श्रव्य तरंगे कहते हैं जो सुनने लायक तरंगे होती है मनुष्य को, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को हम लोग प्रश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। चमगादड़ जो रात्रि में चलने का काम करता है, विचरण करने का काम करता है, वो प्रश्रव्य तरंगे के माध्यम से ही चलने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, उड़ सकती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि चमगादड़ वे प्रश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है जो उसका नियंत्रण करती है ना, इसीलिए वो अंधेरे में उड़ सकती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट हमारा है, बादलों में बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो इसको डी आंसर सही हो जाएगा, यानी डेसिमल में ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, कितना होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 से 40 डेसिबल होती है साधारण बातचीत की तीव्रता। जो हम लोग बातचीत करते हैं उसकी क्या होती है तीव्रता? तो 30 से 40 डेसिबल होती है। ठीक है, अगला हमारा है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा, तारत्व। यानी कि तारत्व ही जो है, जो नर और मादा की जो ध्वनि यानी आवाज़ में है वो डिफरेंट देखने को मिलता है तारत्व के कारण ही। जिसकी तारत्व अधिक होगी उसकी आवाज़ क्या होगी? पतली होगी, और जिसकी कम होगी उसकी आवाज़ मोटी होगी। ठीक है, तो देखिए इसी बात को नीचे दिखाया गया है कि इसी तारत्व पिच के कारण कोई ध्वनि पतली या मोटी होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ में क्या होती है? तो तारत्व अधिक होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि महिलाओं के आवाज़ में तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब निम्न में से किसका परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, जबकि स्पीड और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी के परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यही चीज़ है, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चाल, स्पीड और तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ में परिवर्तन होता है। ये दोनों यानी चाल और परिवर्तन अथी तरंग दैर्ध्य दोनों ये बदल जाएंगे, जबकि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि प्रवेश करेगा तो जैसे हवा से पानी में जाएगा, है ना, हवा एक माध्यम हो गया और पानी दूसरी माध्यम होगा, तो एक माध्यम से दूसरी माध्यम यानी हवा से पानी में जाएगा ध्वनि, तो उसमें इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक, तल
व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 17 मीटर। कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। आइए इसे अब हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो प्रतिध्वनि इसको कहते हैं क्या? ऐसी जो मतलब टकरा करके वस्तुएं से वापस हमें सुनाई देती है उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि हम किसी उपयुक्त प्रवर्तक वस्तु जैसे कि एक ऊंचाई इमारत या पहाड़ के पास चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ सुनेंगे। यह ध्वनि जो हम सुनते हैं उसे ही एक प्रतिध्वनि कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो हम चिल्लाते हैं तो पहाड़ों से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो करके प्रवर्तक हो करके, है ना, और हमारी प्रवर्तन हो करके हमारी कानों तक सुनाई देती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है। ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन की घटना के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जैसे प्रकाश में प्रकाश के प्रवर्तन होता है, उसी ध्वनि में ध्वनि का प्रवर्तन होता है। यानी किसी वस्तु से टकरा करके हमें सुनाई देना, है ना, इसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए प्रवर्तित वस्तु की ध्वनि स्रोत से 17.2 मीटर से अधिक होना चाहिए ताकि श्रोता और वस्तु के बीच स्पष्ट सुनाई दे। श्रोता और वस्तु के बीच में क्या हो? स्पष्ट सुनाई दे। तो इसकी दूरी जो होती है 17.2 मीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 0.6 सेकेंड तक रहता है। 0.6 सेकेंड तक रहता है। क्योंकि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट करें ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे और इसी तरह से आप लोग को हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।